हेलो एवरीवन। इससे लास्ट वीडियो पार्ट 2 का ये उसके साथ ही अटैच वीडियो है। उसमें क्या हुआ था, टेक्निकल एरर के कारण रिकॉर्डिंग रुक गई थी और वो अपने आप ही कैंसिल हो गई थी, तो वो बीच में इंटरप्ट हो गया है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए इग्नू के नोट्स को जहाँ पे मैंने छोड़ा था लास्ट वीडियो में, ये पार्ट 2 का ही अंदर का भाग है, तो उसके आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ उसको। पार्ट 2 के ही से पिछले वाले वीडियो में मैंने यहाँ तक बताया था कि दुर्खिम जो है प्रभावित थे फ्रेंच भाषा में। अगस्ट कॉम्ट की अंग्रेजी बुक थी और मिल्स की बुक थी इंग्लिश भाषा में, उससे प्रभावित थे काफ़ी। सिस्टम ऑफ लॉजिक का अनुसरण किया था उन्होंने। तुलनात्मक पद्धति की कार्यप्रणाली के रूप में सहगामी भिन्नताओं की पद्धति, मेथड ऑफ कॉन्कोमिटेंट वेरिएशंस, ये इम्पॉर्टेंट है। सहगामी भिन्नताओं की पद्धति कार्यप्रणाली के रूप में तुलनात्मक पद्धति के लिए इन्होंने दिया था किन समाज शास्त्रियों से, अगस्ट कॉम्ट और जे.एस. मिल्स से। समाजशास्त्रीय शोध का श्रेष्ठ उपकरण उन्होंने बताया कि इस पद्धति के विश्वसनीय होने के लिए उन सभी परिवर्तों यानी वेरिएबल्स को दृढ़ता से अलग करना आवश्यक नहीं जिन्हें हमने अपने द्वारा तुलना किए जा रहे वेरिएबल से भिन्न माना है। पर्याप्त संख्या व विभिन्न प्रकरणों में पाया जाने वाला किन्हीं दो घटनाओं का केवल समानांतर स्थितियों में पाया जाना इस बात का सबूत है कि उनके मध्य एक संभावित संबंध विद्यमान है, ऐसा माना है दुर्खिम ने। इसकी वैधता इस तथ्य के कारण है कि सहगामी भिन्नताएं कारणात्मक संबंधों को संयोगवश नहीं अपितु स्वाभाविक रूप से प्रदर्शित करती हैं। कि सहगामी भिन्नताएं कारणात्मक संबंधों को क्या है, जो भी कारण स्थापित होते हैं वो संयोग से नहीं होते हैं, वो पहले से एक सहगामी भिन्नताएं होती हैं, वो स्पष्ट होती हैं, कारणात्मक संबंध के कारण वह स्थापित होती हैं, ऐसा दुर्खिम ने कहा है। और स्वाभाविक रूप से प्रदर्शित करती हैं या उन्हें इस प्रकार दिखाता है कि जैसे वे एक निरंतर शैली में एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं। और गुण के बारे में कहा है दुर्खिम ने कि क्या गुण होते हैं उनके। दुर्खिम के अनुसार स्थिर सहगामिता स्वयं में एक नियम है, ये इंपॉर्टेंट है। दुर्खिम ने क्या कहा है किस चीज़ के बारे में, कि जो सहगामिता का नियम होता है अनुसार सहगामिता स्वयं में एक नियम है, चाहे तुलना में से पृथक की गई घटना की दशा कुछ भी रही हो। जब दो घटनाएं सीधे ही एक दूसरे के साथ परिवर्तित होती हैं तो इस संबंध को कुछ प्रकरणों में उस समय भी स्वीकार करना चाहिए जब उन घटनाओं में से एक दूसरी घटना के बिना भी उपस्थित हो। इसमें आगे उन्होंने कहा है कि कुछ विपरीत कारणों की क्रिया इस घटना के कारण को अपना प्रभाव उत्पन्न करने से रोक दिया गया है, या इसलिए कि यह उपस्थित तो है परंतु यह दिखाई देने वाले स्वरूप से भिन्न अवस्था में है, ऐसा दुर्खिम ने कहा है। उदाहरण दिया है इन्होंने यहाँ पे कि जैसे कि एक कोई पौधा है और उससे वो सूर्य की रोशनी में है तो सीधा खड़ा रहेगा, लेकिन अगर हम उसे किसी कमरे में बंद कर दें और किसी ऐसी दिशा में रख दें जहाँ उसको आकार लेने में एक मतलब आड़ी दिशा हो जाए, मतलब तिरछा हो जाए, रोशनी उसको आड़े दिशा से दी जाए तो क्या होगा, उसका झुकाव हो जाएगा जहाँ रोशनी होगी उस दिशा में। तो ये उदाहरण उन्होंने दिया है, इसी बात को लागू किया है कि किसी भी घटना के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं कि उसकी दशा क्या है उसके हिसाब से उसकी दिशा तय होती है। इस तरह से क्या होता है, वेरिएबल जो होता है वो बदलता है और फिर उसी के अनुसार उसका स्वरूप दूसरे घटना का भी स्वरूप उसके अनुरूप बदलता है। और साथ ही ये भी कहा है कि इन्हें हमें पुनः परीक्षण की आवश्यकता है, लेकिन हमें विधिवत किए गए अध्ययनों के परिणामों को जल्दबाजी में नहीं छोड़ देना चाहिए। और सहगामी भिन्नता को इन्होंने कई स्तरों पर देखने की बात कही है कि सहगामी भिन्नता को हम कई स्तरों पर देख सकते हैं। एक समाज में समान प्रजाति अथवा समान प्रारूप के समाजों में या कई भिन्न प्रकार की सामाजिक प्रजातियों के समाजों में किसी दी हुई सामाजिक प्रजाति से संबंधित सामाजिक संस्था की संपूर्ण व्याख्या के लिए न केवल इन समाजों में विभिन्न स्वरूपों की अपितु इसकी पूर्वगत प्रजातियों में भी
इसके विभिन्न स्वरूपों की तुलना करनी होगी। ये प्रजातियों के बारे में उन्होंने कहा है कि कैसे उनकी तुलना करके उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। ऐसे उन्होंने जो छोटी छोटी चीज़ें समाज में प्रचलित होती है, जैसे परिवार, विवाह, संपत्ति, इन सब आधारों पे हम देख सकते हैं। और समाजों में पारिवारिक संगठन, विवाह या संपत्ति से अधिक मूल स्वरूप, इकॉनमी के आधार पर, इससे पहले भी मैंने कहा कि इन आधारों को दूसरे समाजों में लेके हम देख सकते हैं। इन घटकों के आधार पर वेरिएबल्स कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कथन है, किसी भी जटिल सामाजिक तथ्य की व्याख्या उस समय तक नहीं की जा सकती जब तक कि सभी प्रजातियों में हो चुके इसके संपूर्ण विकास को ना देखा जाए। दुर्खीम का कथन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिपीट कर दूं कि किसी भी जटिल सामाजिक तथ्य की व्याख्या उस समय तक नहीं की जा सकती है जब तक कि सभी प्रजातियों में हो चुके इसके संपूर्ण विकास को ना देखा जाए। यानी कि जो भी प्रजातियों में प्रचलित चीज़ें हैं और जो जटिल है सामाजिक तत्व, मतलब मुश्किल है समझना उनको कि क्यों है, उसके पीछे के कारणों को समझना मुश्किल है, तो जब तक मैक्सिमम प्रजातियों पे ना लागू हो, संपूर्ण विकास में ना, मतलब उनके जो विकास का जो चरण है उसमें वो चीज़ें नहीं दिखें, तो उससे हम नहीं कह सकते कि व्याख्या उस समय तक हम नहीं कर सकते हैं सामाजिक तथ्यों की व्याख्या। ऐसे अध्ययन से हमें यह पता चलेगा कि किसी भी व्याख्या के मूल तत्व क्या हैं और वे कैसे विकसित हुए हैं। इसके साथ यह भी निश्चित किया जा सकता है कि उन व्यवस्थाओं का स्वरूप किन किन परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तुलनात्मक पद्धति जो दुर्खीम ने डेवलप की है, ये विज्ञान की वास्तविक ढांचा है कि तुलनात्मकता से क्या होता है, बहुत सी चीज़ें हमें स्पष्ट हो जाती हैं और मैक्सिमाइज हम चीज़ों की तुलना करके आधारों को देख सकते हैं और कार्य कारण संबंध से उसको स्थापित कर सकते हैं। दुर्खीम के अनुसार तुलनात्मक समाजशास्त्र को एक शाखा के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए, यह स्वयं समाजशास्त्र है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि दुर्खीम क्या मानते हैं कि तुलनात्मक समाजशास्त्र को एक शाखा के रूप में नहीं, बल्कि स्वयं में ही ये पूर्ण समाजशास्त्र है, जब तक कि यह स्वयं को विशुद्ध रूप से वर्णनकारी होने से बचाए रखता है तथा तथ्यों का विवरण देने का आकांक्षी है। ये दुर्खीम द्वारा कहा गया कथन है। इस पद्धति के स्पष्टीकरण के लिए तुलनात्मक पद्धति की आगे चर्चा की जाएगी। आगे की इकाई में है इसके बारे में भी कि कैसे तुलनात्मक पद्धति के बारे में विस्तृत चर्चा है, दुर्खीम द्वारा दी गई थ्योरीज हैं और तुलनात्मक पद्धति इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। अभी इसमें सारांश है, इसमें स्पष्ट जितना अभी तक का पढ़ा है उसका कंप्लीट यहाँ पे समरी दिया हुआ है, कंक्लूड किया गया है। कैसे है कि अभी तक जो भी हमने इससे पिछले वीडियो में पार्ट 1 में और पार्ट 2 के ही 2 भाग हो गए हैं, क्योंकि इससे पहले कुछ टेक्निकल एरर के कारण रुक गया वीडियो, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए इसको मैंने आगे बढ़ाया है। तो दुर्खीम की समाजशास्त्र की अवधारणा की चर्चा को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए यह कहा जा सकता है कि दुर्खीम ने समाजशास्त्र को स्पष्ट रूप से एक वैज्ञानिक विषय के रूप में माना है, जिसकी विषय वस्तु अलग है। उसने विशेषकर मनोविज्ञान से इसे पृथक किया है। उसने सामाजिक तथ्यों की पहचान करने, अवलोकन व व्याख्या करने के नियम स्थापित किए हैं। साथ ही सामाजिक तथ्यों की व्याख्या दूसरे सामाजिक तथ्यों द्वारा किए जाने पर भी बल दिया है, यानी तुलनात्मक विधि पे बल दिया है। सामाजिक तथ्यों की अवधारणा किन किन आधारों पर की जानी चाहिए, इस पे बल दिया है। कैसे विषय से डिफरेंस किया, मनोविज्ञान से कैसे अलग किया है समाजशास्त्र को, इसके बारे में पिछले में चर्चा की है मैंने। और विभिन्न प्रकार की जो एकरूपताएं होती हैं वो उसकी चर्चा की है। और ये भी बताया है कि आत्महत्या की दर के बारे में जो उदाहरण इन्होंने दिए हैं कि आत्महत्या की दर जिसका आत्महत्या का अध्ययन करने का जो उनको आया प्रेरणा मिली, वो यूरोपीय समाज में आत्महत्या की दर बढ़ने से आया, उसके बारे में भी चर्चा हुई है। और साथ ही आगे जो धर्म में अध्ययन है, श्रम विभाजन की थ्योरी आगे पढ़ेंगे। इसमें जो पूरा कंप्लीट जो इस नोट्स में ये जो इकाई है ये ग्रेजुएशन लेवल का नोट्स है, इसमें जो भी बातें कही गई हैं उसका यह सारांश है। ये शब्दावली है, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा कि किस शब्द का क्या मतलब होता है। ये सब इम्पॉर्टेंट है, क्लियरिटी होना ज़रूरी है। कभी कभी समय जब ये पता होता है तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण बुक्स हैं इम्पॉर्टेंट, इसमें सन वगैरह सब रहता है, क्या है कैसे है।
किसकी, मेन करेंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट किसकी है, रेमंड एरोन की है। ये है दुर्कीम की है, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, इम्पॉर्टेंट बुक है। इस वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट जो आएगा, ये आएगा नेक्स्ट वीडियो में तुलनात्मक अध्ययन पर विस्तृत चर्चा करूँगी मैं। इसमें इतना ही। ये पिछले वीडियो का जो रह गया भाग है, बीच में स्टॉप हो गया था, उसको मैं कंक्लूड भी नहीं कर पाई थी, तो उससे आगे का है। और मैं इसका लिंक उसके साथ अटैच कर दूँगी, तो उसको जब आप सुनिएगा, अगर उसमें आपको ये वीडियो दिखता है और ये सुनने के बाद आप उसको सुनेंगे तो नहीं समझ में आएगा, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। उसी को मैंने कंटिन्यू किया है। नेक्स्ट वीडियो में तुलनात्मक अध्ययन होगा, इकाई 11 है और ये ग्रेजुएशन लेवल का नोट्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो भी सुझाव हो आप दे सकते हैं हमको। ये मेरा नया इनिशिएटिव है, तो उसमें हो सकता है कुछ गलतियाँ हो, धीरे धीरे करके और अच्छा होता जाएगा। लेकिन क्या है, इग्नू का नोट्स जिनको आसानी से नहीं मिल पाता है, इसके माध्यम से मैंने ये कोशिश की है कि इग्नू के नोट्स से आपको हेल्प मिल जाए। आप जहाँ भी हों, अगर आपके साथ इग्नू का नोट्स नहीं है तो आप एटलीस्ट वीडियो को देख के, सुन के, और मैंने इतनी स्लो में स्लाइड्स लाई हैं कि आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। इससे हर एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और कोई गलती हो तो ह्यूमन बीइंग है, कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, तो उसके लिए क्षमा करिएगा और सुझाव भी देते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैव अ नाइस डे।